तो बेटा हम थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं एंड थर्ड लेक्चर जो है ना बेसिकली हीट ट्रांसफ़र या कंडक्शन के बारे में है। तुम जानते हो कि हीट ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है कंडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कन्वेक्शन, ठीक, और तीसरा वाला होता है रेडिएशन। समझ लो आप बात को अच्छे से। अब ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना रेडिएशन, ये नीट ने डिलीट किया है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पे शायद मेंशन्ड है, आई हैवंट चेक्ड येट, ठीक है। तो इसके बारे में तो बाद में बात होगी, फ़िलहाल तो हम इसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन वाले टॉपिक को। हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कंडक्शन को, ठीक है, और कन्वेक्शन पे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ज़्यादा, थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कन्वेक्शन क्या है और इसके मेथड्स, मतलब थोड़े बहुत एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, जो किसी भी बुक से आप एक आधा पैराग्राफ पढ़ के क्लियर कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंडक्शन जो है ना बड़ा ही, क्या बोल सकते हैं, वैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, ठीक है। अब देखो कंडक्शन क्या है। हम क्या करते हैं, हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं मगर मॉलिक्यूलर कोल्यूशन से। मॉलिक्यूलर कोल्यूशन से मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक आयरन रॉड है, तुमने इसे इधर हीट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और कोल्यूशन की वजह से धीमे धीमे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा इस तरफ, ठीक है। क्या तुम मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ का मॉलिक्यूल उठकर क्या यहाँ का मॉलिक्यूल उठकर सीधा यहाँ चला गया हीट लेकर? नहीं सर, एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं हुआ मॉलिक्यूल्स का, बल्कि कोल्यूशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर एंड देयर इज़ नो एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर बट ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज़ देयर, ठीक है। ये वहाँ होता है जहाँ मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड होते हैं, जैसे सॉलिड्स में एक दूसरे के पास होते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंस का होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, T1 और T2 बराबर नहीं होने चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हीट फ्लो करेगी, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। अब कंडक्शन में 2 तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं, दूसरा होता है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द बल्क मीडियम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। एंड ठीक है, ये थ्योरी है, कहानी है, आपने कई बार सुनी होगी, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। मैं तो इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, हम फोकस वहीं पे रखेंगे अपना कि हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट तो आपको पता चल गया है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको इसे समझना है ना, तो आपको पहले समझना होगा विच इज़ व्हाट वी कॉल एज फूरियर्स लॉ ऑफ 1D कंडक्शन। बस इसे समझ लो, ठीक है। पूरी थर्मल कंडक्शन वाली टॉपिक जो है ना, कंडक्शन वाला टॉपिक जो है वो इसी एक लॉ पे चलता है, इसे बोलते हैं फूरियर लॉ ऑफ 1 डायमेंशनल कंडक्शन, ठीक है। मैं बताता हूँ ये क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो आप, मैं समझाता हूँ आपको ये क्या है, ठीक, एक एग्जांपल के जरिए। ओके, मेरे पास ये एक तरह का क्यूबाइड है मान लो, या कोई रॉड है, ठीक है, जो इस तरह से क्यूबाइडल शेप का है। इस साइड पर जो टेम्परेचर है दैट इज़ T1 और इस साइड पर जो टेम्परेचर है दैट इज़ T2। लेट अस एज्यूम दैट T1 इज़ मोर देन T2, मतलब ये हॉट एंड है और बेटा ये कोल्ड एंड है। तो तुम समझते हो हीट ट्रांसफ़र होगी हॉट एंड से किधर, कोल्ड एंड की तरफ, ठीक है। ये हीट फ्लो के लिए मैंने एरोज दिखाए हैं, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, ठीक। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है। और बीच में जो है ना, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट चूज़ किया है, छोटा सा क्रॉस सेक्शनल प्लेट, एक छोटा सा प्लेट, क्रॉस सेक्शनल प्लेट है ना, छोटा सा। इस हीट जो है ना इस प्लेट के परपेंडिकुलर है, देखो हीट इस प्लेट के परपेंडिकुलर में जा रही है, ठीक है, ओके। इस प्लेट की जो थिकनेस मैंने ली है दैट इज़ dx, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस लिया है मैंने दैट्स x। मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितनी हीट फ्लो करती है इसमें पर सेकंड, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास लॉ है फूरियर लॉ, और वो ऐसे कहता है कि रेट एट विच हीट गेट्स ट्रांसफर्ड, समझना किस रेट पर हीट ट्रांसफ़र होती है, रेट एट विच हीट गेट्स ट्रांसफर्ड, किस रेट पर हीट ट्रांसफ़र होती है, यानी कहने का पता है मतलब क्या है, कितनी हीट फ्लो करती है डी क्यू, कितने टाइम में फ्लो करती है, उसे लिखा जाता है -KA dt बाई dx, -KA dt बाई dx। पता है ये K क्या है, K को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल,
इस पे हम बात करेंगे। के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, समझिएगा, ठीक है। के इज थर्मल कंडक्टिविटी। ए जो है ना, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स नॉट दैट एरिया टोटल एरिया, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो डी टी बाई डी टी है ना, डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी का मतलब होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस। इसे कभी कभी आप बोल देते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट, तुम्हें याद होगा ये है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, ये डी क्यू बाई डी टी पता है क्या है, कितनी हीट फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम। दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, है कि नहीं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ज़रा अगर आपने, मैं बताता हूँ आपको, अगर तुमने 12th कंप्लीट किया है अपना, तो ज़रा याद करो, करंट की डेफिनेशन भी यही हुआ करती थी, हीट फ्लो, ये ना वहाँ बोलते थे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यहाँ हम बोलेंगे हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसे मैं करंट लिखता हूँ आई, इसे हम लोग कहते हैं हीट करंट, या फिर हम इसे बोल देंगे थर्मल करंट, तुम समझ गए, इसे हम थर्मल करंट बोल देंगे, ठीक है। ओके ग्रेट। तो ये है आपका क्या, ये है आपका फोरियर लॉ, ठीक है, जो आपको बताता है हीट कितनी फ्लो करती है पर यूनिट टाइम। अब आप यहाँ पे पूछेंगे एक सीधा सा सवाल, सर माइनस क्यों है यहाँ पे, वाई देयर इज माइनस, माइनस की क्या अहमियत है सर इस केस में। देखो पता है माइनस क्यों है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस हमें बताता है हीट फ्लोज इन डायरेक्शन वायर टेम्परेचर फॉल्स। बेटा इसके कहने का मतलब है हीट उधर ही जाती है जिधर टेम्परेचर कम होता है ना, मतलब हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर। देखो ये हायर है और वो लोअर है, हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। माइनस यही दिखाता है आपको, बस इसकी कोई अहमियत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ, ओके दिस थिंग, इसे हम कहते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब समझते हो, मैं बताता हूँ स्टेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप समझेंगे ना अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट बोलते हैं, स्टेट पढ़ते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है इस तरह से, इसमें यहाँ टेम्परेचर है T1, यहाँ टेम्परेचर है T2, T1 मान लो ज़्यादा है T2 से, तो तुम समझते हो हीट इधर फ्लो करेगी, हीट फ्लो की डायरेक्शन ये होगी। शुरू में पता है क्या होगा, ध्यान से सुनना, शुरू में क्या होगा, शुरू में जैसे जैसे हीट आगे जाएगी ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे मान लो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट जाएगी ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रॉड इज हीटेड the molecules transfer heat and the temperature of every point on the cross section increases। जैसे जैसे ये हीट ट्रांसफ़र होगी ना, रॉड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हर जगह पर टेम्परेचर बढ़ेगा। हम कहते हैं ये रॉड अभी वेरिएबल स्टेट में है, वेरिएबल स्टेट में है। वेरिएबल स्टेट या ट्रांजिएंट स्टेट, यानी एवरी पॉइंट ऑन द सॉलिड ट्रांसफर्स हीट बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी हर कोई पॉइंट हीट को ट्रांसफ़र तो करता है मगर अपना टेम्परेचर चेंज करते हुए। यानी मतलब ये है, अगर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काट लिया जाए, इधर से अगर हीट जा रही है ना Q1 डॉट और इधर से हीट निकल रही है Q2 डॉट, तो Q1 डॉट हीट इज़ नॉट इक्वल टू Q2 डॉट हीट, है ना। जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी हीट बाहर नहीं निकल रही है, उससे कम। आप बोलेंगे सर बाकी हीट किधर गई, बाकी हीट की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया, समझिए मेरी बात, बाकी हीट की वजह से इसका टेम्परेचर राइज हो गया, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, जब बहुत देर तक हीट फ्लो करती है, बहुत टाइम तक, अब जितना टेम्परेचर बढ़ना था वो तो बढ़ चुका है, कुछ देर बाद आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि इस सेक्शन पे सपोज जितनी हीट आ रही है Q1 डॉट उतनी ही हीट यहाँ से निकल भी रही है Q2 डॉट। इस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा इस सेक्शन का, ठीक है, टेम्परेचर हो चुका है कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन ये हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है बस, है ना। टाइम के साथ जब तुम देखोगे ना, इस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो इसका अलग है टेम्परेचर है, इसका अलग है, यहाँ हायर है यहाँ लोअर है, तभी तो हीट जा रही है। लेकिन टाइम के साथ, विद टाइम, यानी dt/dt, किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर विद टाइम जीरो कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है, यानी टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। कुछ देर बाद जब ऐसा हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट आ चुका है। सो व्हेन हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली, ए टाइम इज रीच्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट,
यानी किसी भी टेम्परेचर का क्रॉस सेक्शन जो है ना, किसी भी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर वो कांस्टेंट हो जाता है और हम बोलते हैं लो भाई साहब हो गया, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, स्टेडी स्टेट। और हम इसी स्टेडी स्टेट को समझने वाले हैं, समझ गए। तो दो तरह की स्टेट्स हैं अपने पास, ठीक है। चलो मैं फर्दर समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा समझ आना चाहिए कहानी क्या है, ठीक है, क्योंकि भाई क्लैरिटी मस्ट है, क्लैरिटी होगी तभी तो चीज़ों में मज़ा आएगा। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, वैसे मुश्किल नहीं है। देखो क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, ठीक है। देखो जैसे मान लो यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसे बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है। इसे बोलते हैं सिंक, जहाँ टेम्परेचर कम है। बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया है एक रॉड। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, बीच में एक रॉड कनेक्ट हो गई है। अब तो तुम खुद भी जानते हो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लोअर, यानी हीट फ्लो की ये डायरेक्शन होगी। ये है हीट फ्लो की डायरेक्शन, प्लीज़ समझिएगा। मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस सेक्शन चूज़ किए हैं। एक ये पॉइंट चूज़ किया है 1, एक मैंने ये पॉइंट चूज़ किया है 2, और एक मैंने ये पॉइंट चूज़ किया है 3, है ना। सोचना, अगर रॉड अभी ट्रांजिएंट स्टेट में है, तुम सुनना मेरी बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग, या फिर जिसे तुम कहते हो वेरिएबल स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट या वेरिएबल स्टेट। अगर रॉड अभी ट्रांजिएंट स्टेट में है या फिर जो तुम कहते हो वेरिएबल स्टेट में, तो और तुमने कोई क्रॉस सेक्शन चूज़ किया है कहाँ पे, इस रॉड के ऊपर। अगर यहाँ से हीट आ रही है, जो मैंने अभी बोला Q1 डॉट पर यूनिट टाइम, और यहाँ से जो हीट जा रही है वो है Q2 डॉट पर यूनिट टाइम। पहली बात, Q1 डॉट हीट एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज़ नॉट इक्वल टू हीट लीविंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हीट यहाँ ये क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, ये एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये x डिस्टेंस पर है, ये है x प्लस dx डिस्टेंस पर, और ये एक डिस्टेंस कितनी हुई फिर dx। तुम कहोगे कि dq/dt रेट ऑफ हीट फ्लो एट द टेम्परेचर एट द डिस्टेंस x, और जो है ना dq/dt एट द डिस्टेंस x प्लस dx, दिस इज नॉट सेम, है ना। जितनी हीट एंटर करी उतनी हीट लीव नहीं कर रही का है, क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू ये हीट जा रही है वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है अपना, ठीक है। मुझे बताओ, जो हीट एंटर कर रही है वो क्या है Q1 डॉट, माइनस जो लीव कर रही है वो क्या है Q2 डॉट। उससे क्या हो रहा है? उससे इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सपोज इसका मास है m, सपोज है, ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता ms/dt। तो मैं ये डॉट का मतलब समझाया था, डॉट का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन विद टाइम, तो मुझे यहाँ से भी dt लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ dq/dt हीट फ्लोइंग एट द डिस्टेंस x माइनस dq/dt एट द डिस्टेंस x प्लस dx, दैट इज इक्वल टू m को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस इज dx, और ये s dt/dt। आया समझ? तो वेरिएबल स्टेट में क्या होता है ना, कि जब हीट एक साइड से एंटर करती है दूसरी साइड से लीव करती है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना। जैसे मान लो इस रॉड पे समझ लो तुम, अगर इस रॉड में यहाँ पे हीट एंटर करेगी इस साइड पे और यहाँ से हीट लीव करेगी, तो इस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? इस सेक्शन का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये वेरिएबल स्टेट में है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वाई? बिकॉज इट इज़ इन वेरिएबल स्टेट। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, ठीक है। अब जब स्टेडी स्टेट आता है, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना भाई। अब ज़रा मुझे बताओ, अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है तो तुम बोलोगे ऐसे, सर dq/dt हीट जो फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम 1 पॉइंट पर, उतनी ही हीट फ्लो करती है पॉइंट नंबर 2 पर, और उतनी ही हीट फ्लो करती है पॉइंट नंबर 3 पर, ठीक है। यानी आप बोलोगे मुझे सर करंट बराबर हो चुका है, हीट करंट इज सेम, करंट सेम है। जैसे लॉ पढ़ चुके हो अभी, क्या लॉ पढ़ चुके हो? जैसे आपने पढ़ा अभी क्या, dq/dt, शाबाश, dq/dt इज इक्वल टू माइनस KA dt/dx, ठीक है। ये भी तो करंट ही है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, dt/dx इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाई K इंटू A, ठीक है।
यानी अगर आप देखो, अगर आप प्लॉट करेंगे ना ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, ये टेम्परेचर है और यहाँ से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ रॉड। तो यहाँ पे तो शुरू में तो टेम्परेचर था एक एंड पे T1 और बाकी दूसरे एंड पे क्या टेम्परेचर था T2। तो आप देख रहे हो ना स्लोप यहाँ नेगेटिव आ रहा है इस ग्राफ का, है ना। इस ग्राफ का स्लोप अगर मैं पूछूं तुमसे, स्लोप ऑफ TX कर्व, तो आप सीधा बोलेंगे कि सर स्लोप ऑफ TX कर्व इज डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स, यानी dt बाई dx, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। और ये स्लोप किसके बराबर आ रहा है, माइनस आई बाई के इंटू ए, मतलब इट्स ए सॉर्ट ऑफ व्हाट, नेगेटिव ना, सॉर्ट ऑफ नेगेटिव, क्या नेगेटिव ही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। आप इसको स्लोप लिख लेंगे ऐसे, डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो उसे लिखेंगे dt बाई dx, यानी इसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन dx का वैल्यू क्या है, जैसे इधर ही बना लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है बेटा, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है x L, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स, मैं तो इस तरह से कहने वाला हूँ भाई इसको T1 माइनस T2 अपॉन L, है ना। तो अगर हम ऐसे लिख पा रहे हैं देन हमारा रूल क्या बन जाएगा, फोरियर लॉ क्या बन जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सही बात है। इसे लिख सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखें, वो तो डायरेक्शन बताता है ना, T1 माइनस T2 माइनस अपॉन L, ठीक है ना। अब देखो इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 माइनस T2, गौर से देखना, डिवाइडेड बाय L अपॉन के इंटू ए, है ना। ये जो है ना T1 माइनस T2, इसे लिखेंगे डेल्टा T अपॉन क्या है L बाई के ए। ज़रा मेरी बात को समझना, डेल्टा T नहीं आ जाएगा बराबर I इंटू L बाई के, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस या इज इक्वल टू करंट। ये जो टर्म है ना, ये लास्ट पर जो टर्म तुम्हें नजर आ रही है, ये L बाई के, इसे कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस। तुम बोलोगे सर ये है क्या, मैं समझाता हूँ। जैसे एक बात बताओ, आपने ओम्स लॉ सुना है कभी, चाहे आप अभी 11th में है, चाहे आपने 12th क्रॉस किया है, ओम्स लॉ तो सुना होगा। क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इज बेसिकली करंट इनटू रेजिस्टेंस। बस समझ लो यहाँ पे कौन सी, ये डेल्टा वी क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई कौन सी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ठीक है। और आर क्या है सर, ये है रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अच्छा, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता था, यहाँ देखो, यहाँ हमने जो रूल पढ़ा है, डेल्टा टी इज आई इंटू एल अपॉन के ए। पता ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है ना, और करंट की जगह यहाँ पे हीट करंट है, सही। और यहाँ पे एल अपॉन के थर्मल रेजिस्टेंस है। तो समझ गए बेटा, तो ये ओम्स लॉ ही तो है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ थर्मल रेजिस्टेंस इज बेसिकली एल अपॉन के ए। आज से बस याद रख लेना, थर्मल रेजिस्टेंस इज एल अपॉन के ए। नाउ समझना, अगर आप लोग 12th क्रॉस कर चुके हैं तो आपने वहाँ एक चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपने कई सारे रूल्स पढ़े हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह सारी चीज़ें, है ना। तो बेटा आपके लिए ये यूनिट अब आसान होने वाला है। इट इज़ बिकॉज इसके बाद अब वही लॉज लगेंगे, KCL KVL। अब तो आप इस चैप्टर को बस घुमा सकते हैं जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, डोंट वेरी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि उन रूल्स को हम बस यूज़ करेंगे, मैं उसे समझाऊँगा आराम से उन रूल्स को, ताकि अगर आप 11th में भी है तो भी आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा टी इज़ आई इंटू आर टी, बस इतना समझ लो। ये है ओम्स लॉ मगर इन थर्मल फिजिक्स, ठीक है। ये है बेटा ओम्स लॉ थर्मल फिजिक्स का, ठीक। चलिए इसे समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं आराम से, धीरे धीरे करके चीज़ों को समझेंगे। देखो एक रूल है जो आप जानते होंगे, अगर नहीं तो तब भी समझो, इसे बोलते हैं KCL रूल। KCL रूल या फिर इसे कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। बड़ा फेमस रूल है भाई, इसको समझोगे एक शॉट में आराम से। यहाँ पे मान लो टेम्परेचर है T1, मैं समझाता हूँ।
यहाँ पे मान लो एक रॉड है, यहाँ पे टेम्परेचर है T2 है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर है T3 है ना। ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर दो से ज़्यादा रॉड्स मिलती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। जिन लोगों ने 12th पढ़ रखा है वो रिलेट करेंगे इसको, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो इसे बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, अब ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ टेम्परेचर है T, जंक्शन का टेम्परेचर, सही है ना। अब मान लो मुझे निकालना है व्हाट इज़ जंक्शन टेम्परेचर, मुझे निकालना है जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मैं बताता हूँ, जंक्शन की एक ख़ास बात बताता हूँ। सपोज़ ये कोई जंक्शन है, यहाँ एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है, इस तरफ से एक रॉड है, इस तरफ से एक रॉड है, और इस तरफ से एक रॉड है ना। यहाँ हीट करंट आ रही है I1, यहाँ पे हीट करंट इस तरफ है I2, यहाँ पे हीट करंट इस तरफ है I3, इधर है I4, इधर है I5 और इधर है I6, है ना। बहुत सारी हीट करंट्स हैं। तो मुझे बोलो व्हाट आर द हीट करंट्स, कौन सी हीट करंट से जो जा रही हैं टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ कौन कौन सी हीट करंटें जा रही हैं। आप बोलेंगे सर हीट करंट जो जंक्शन की तरफ जा रही है, देखिए I1 है जो जंक्शन की तरफ जा रही है, I6 है जो जंक्शन की तरफ जा रही है, सर I4 भी है जो जंक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है, और कोई नहीं। अच्छा मुझे बताओ व्हाट आर द करंट जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही है, कौन सी करंट्स हैं जो जंक्शन से दूर जा रही है। सर देखो I2 जंक्शन से दूर जा रहा है, I5 जंक्शन से दूर जा रहा है, I3 वो भी जंक्शन से दूर ही जा रही है, ठीक है। तो ये सारी करंट्स है सर जो जंक्शन से दूर जा रही है। तो KCL रूल कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, भाई साहब जितनी भी करंट जंक्शन की तरफ आई हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट टुवर्ड्स जंक्शन, जो भी इनकमिंग करंट जंक्शन की तरफ आई हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, जो करंट जंक्शन की से दूर जा रही है, यानी इन तीनों का सम I1, I6, I4 इज इक्वल टू जो जंक्शन से दूर जा रही है I2, I5, I3। तुम समझ गए ना, जो करंट्स, जो हीट करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, सेम हीट करंट जंक्शन से दूर भी जा रही हैं। इसका मतलब ये है, तुम्हें पता है ये क्या है, सिंपल सर, इट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज़ सिंपली सर एनर्जी कंजर्वेशन। अरे क्यों ये एनर्जी कंजर्वेशन है, एक तरह से स्टेटमेंट है, मोल्डेड स्टेटमेंट एनर्जी कंजर्वेशन का, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब बात थी ना इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालने की, मुझे एक चीज़ समझाओ ज़रा। मैं मान लूँगा, मुझे नहीं पता जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, सपोज मैं एज्यूम करूँगा, तुम ध्यान से सुनना, मैं एज्यूम करूँगा इसी पॉइंट पर हाईएस्ट टेम्परेचर है, जिस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना मैं उसी पॉइंट पर एज्यूम करूँगा हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो अगर यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है तो करंट यहाँ जाएगी फ्रॉम हाई टू लो, और करंट यहाँ जाएगी फ्रॉम हाई टू लो, करंट यहाँ जाएगी फ्रॉम हाई टू लो। अब इस जंक्शन के बारे में बताओ मुझे, कौन कौन सी करंट से जो जंक्शन की तरफ आ रही है। सर जंक्शन की तरफ तो कोई नहीं आ रही। अवे कौन कौन सी करंट है, I1, I2, I3। सर ये करंट से जो जंक्शन से दूर जा रही हैं। तो बेटा अगर हम इस लॉ का प्रॉपरली यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो हम जंक्शन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। मुझे पता है आप सोच रहे हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैं बताता हूँ इसकी एग्जांपल, उससे एक्सप्लेनेशन। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, है ना, उससे थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे एक 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, यहाँ पे रखा गया है 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यहाँ पे रखा गया है मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। बोला गया ये जो रॉड है ना, इसकी लेंथ L है, कंडक्टिविटी K, एरिया A, इसका L 2K और A इसका 2L K और A। एक बात बताओ, हमें निकालना है जंक्शन का टेम्परेचर, ठीक है, वो तो हम निकालेंगे। पहले मान लो इसकी रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे है ना, R1 निकाल सकते हो। हाँ सर, वो होता है लेंथ अपॉन K इंटू A। इसका मान लो R2 है, वो क्या आएगा, L अपॉन कंडक्टिविटी इज 2K इंटू A, और इसका मान लेते हैं क्या आएगा, रेजिस्टेंस R3, वो आ जाएगा L नहीं 2L अपॉन K इंटू A। ठीक है सर, समझ गए। अब सोचो इसी पॉइंट पे हाईएस्ट टेम्परेचर है, करंट इधर जा रही है I1, इधर जा रही है I2, इधर जा रही है I3, है ना। तो ज़रा बताओ I1 प्लस I2
प्लस I3 इज 0, ये आउट गोइंग करंट से इज इक्वल टू इनकमिंग, इनकमिंग है ही नहीं। I1 कैसे लिख सकता हूँ मैं, ज़रा करंट की फॉर्मूला अभी बोली है मैंने, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, जैसे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यहाँ T वहाँ 100, तो T माइनस 100 अपॉन R1 प्लस I2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, T माइनस 20 अपॉन R2, I3 को T माइनस 40 अपॉन R3 इक्वल टू 0, बिल्कुल। T माइनस 100 अपॉन R1 का वैल्यू L अपॉन K प्लस T माइनस 20 अपॉन R2 का वैल्यू L अपॉन 2K, बिल्कुल। और T3 यानी T माइनस 40 अपॉन R3 का वैल्यू 12 अपॉन K, दैट इज़ 0। L अपॉन K, L अपॉन K, L अपॉन K कैंसिल, यहाँ बचेगा T माइनस 100, यहाँ पे आएगा ये 2 ऊपर जाएगा, 2T माइनस 20 प्लस T माइनस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो सिंगल इक्वेशन, इसमें सिर्फ T बचा हुआ है, T का वैल्यू निकाल लेना, सॉल्व करना, आ जाएगा 320/60 डिग्री। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, देखो इसको समझो ज़रा, उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है वैसे, ठीक है, आप एक बार ही पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक टी शेप्ड रॉड है, टी शेप्ड रॉड, द टी शेप्ड रॉड। अच्छा, इस टी शेप्ड रॉड में आप देखो क्या क्या गिवन है, ये इस तरह से रॉड है और यहाँ पे ऐसे है ना, ये जो है ना मिड पॉइंट है, यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। यह है पॉइंट बी, यह है पॉइंट ओ, यह है पॉइंट सी और इसे कह देते हैं सपोज ए। अब इसकी टोटल लेंथ L है, तो मतलब इस तरफ है L/2, इस तरफ भी L/2 लेंथ, K और एरिया A, और इसका है LKA, ठीक। अब यहाँ पे सवाल कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालो। हमने कहा देखो सर, हमने अभी KCL पढ़ा है, मान लो सर इसी जगह पे हाईएस्ट टेम्परेचर है T, फिर सर करंट इधर जाएगी I1, इधर जाएगी सर I2, इधर जाएगी I3, तो सर आप शुरू हो जाओ, क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी 0। ज़रा I1 बताइए मुझे यहाँ से यहाँ तक, वो आएगा सर T माइनस 40 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज L/2 KA प्लस इस तरफ I2 T माइनस 10 अपॉन L/2 KA, ठीक है, प्लस इस तरफ I3 T माइनस 20 अपॉन L अपॉन KA, दैट इज इक्वल टू 0। L अपॉन K कैंसिल, तुम थोड़ा सॉल्व कर पाओगे, है ना, तो मुझे लगता है आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, T माइनस 40, L अपॉन K कैंसिल, तो 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा T माइनस 10 अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा T माइनस 20, दैट इज 0। एनीवेज कैलकुलेशन तुम संभाल लेना, आंसर आ जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट सी, इस पॉइंट सी का क्या टेम्परेचर होना चाहिए ताकि देयर इज नो हीट फ्लो इन OB, ताकि यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो ना करे। मैं बताऊँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी पार्ट, ये कह रहा है इस तरह से है ना, अपने पास ये O है और ये B है, यहाँ से यहाँ करंट नहीं जानी चाहिए, इस पॉइंट सी का टेम्परेचर क्या रखा जाए, सपोज T यहाँ 40 डिग्री है ना। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे देखेंगे बी में सवाल में यहाँ कितना डिग्री दिया गया, 10 डिग्री, मुझे बोलो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं फ्लो करवानी है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं फ्लो करवानी है तो मुझे बोलो इस पॉइंट पर भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। सर क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो करंट क्या होगा, 0, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर, इस तरह से करंट आएगी, यहाँ I1 यहाँ I2 और यहाँ तो 0 ही है, I3 है ना, तो हम लिखते हैं I1 I2 I3 मिल के 0। I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 माइनस 40, अरे नहीं 10 माइनस 40 अपॉन इस तरफ L/2 KA, तो आ जाएगा ना L/2 KA, ठीक। फिर प्लस I2 का वैल्यू क्या आएगा, 10 माइनस T अपॉन L अपॉन KA और प्लस तीसरी तरफ 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करो,
यू विल गेट द टेम्परेचर ऑफ -50। तो सी पर जैसे ही तुम टेम्परेचर -50 कर दोगे, करंट नहीं फ्लो करेगा ओ से बी तक। ओके, कितना आसान है ये। हाँ सर बिल्कुल बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात और कोई ख़ास बात नहीं है। अब यहाँ पे जैसे तुमने 10th में पढ़ा है या 12th में पढ़ा है कि सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस हम वही करने वाले हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ठीक है, लिख लो एक बारी ध्यान से, ठीक है। मैं सीरीज़ और कॉम्बिनेशन लेके आ रहा हूँ इसमें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। थोड़ा बना लेते हैं हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना, ठीक है। ये देखो, अरे मान लो इस तरह से हमारे पास एक सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे रॉड लगा रहे हैं बीच में कनेक्ट करके, ध्यान से सुनिएगा। एक रॉड ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, एक रॉड मैंने कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब दूसरी रॉड कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, सुनना आराम से। ये रॉड कनेक्ट हो गई है दूसरी वाली, तो यहाँ पे 2 रॉड्स कनेक्ट कर दी गई हैं। तो अगर तुम ऐसा समझ रहे हो, जैसे मैं बताऊँ, यहाँ टेम्परेचर मान लो T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है ना। तो किस जगह ज़्यादा है? सपोज़ मान लो T1 ज़्यादा है T2 से, तो करंट इधर फ्लो करेगी। अब जितनी करंट इसमें फ्लो करेगी उतनी ही करंट इसमें भी फ्लो करेगी, क्योंकि सीरीज़ में है। तुम्हें पता है रॉड्स कब कहते हैं हम सीरीज़ में है? सुनना, जैसे तुमने पढ़ा हुआ है, रॉड्स आर सेड टू बी इन सीरीज़ जब व्हेन सेम करंट पासेस थ्रू देम। जब भी 2 रॉड्स में से सेम करंट पास हो ना, तो वो सीरीज़ में है। फिर वो चाहे कैसे भी कनेक्टेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब उनमें सेम करंट हो तो वो सीरीज़ में हो गए, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ में है फ़िलहाल, क्योंकि सेम करंट जा रही है दोनों में से। एम आई राइट? अब सोचो कि इसकी लेंथ है L1, इस ग्रीन वाले की, इसकी लेंथ है L2, इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है ना। यहाँ टेम्परेचर है ना, जंक्शन है, यहाँ टेम्परेचर है T, ठीक है। T इज़ द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। अब मुझे तुम एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैं अगर जानना चाहता हूँ वैल्यू ऑफ करंट, तो आप बोलेंगे सर इसमें यहाँ से यहाँ तक आप लगाओ T1 माइनस T अपॉन यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है, सपोज सर वो R1 है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ T1 माइनस T इज इक्वल टू I इंटू R1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो दूसरी वायर में करंट, दैट इज इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन R2, या फिर मैं बोल सकता हूँ T माइनस T2 इज इक्वल टू I इंटू R2। सही बात है। अब ज़रा दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा? I आ जाएगा बाहर, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2। सही बात है। अब पता है क्या करना है, इन दोनों रॉड्स के बदले एक सिंगल रॉड कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों रॉड्स के बदले एक सिंगल रॉड कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रॉड। आया समझ? वी कॉल दिस एज इक्विवेलेंट रॉड। इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं R इक्विवेलेंट, इसकी लेंथ क्या आएगी L1 प्लस L2, और कंडक्टिविटी आएगी K इक्विवेलेंट। इसमें से जो करंट बह रही है दैट इज़ I। ज़रा इस रॉड के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ? I की वैल्यू T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। या T1 माइनस T2 को मैं लिख सकता हूँ I इंटू R इक्विवेलेंट। देन ज़रा मुझे बोलो जल्दी जल्दी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर इस हिसाब से? I R1 प्लस R2 दैट इज़ I इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट के I इक्विवेलेंट कैंसिल, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। देखो भाई, अगर तुम्हें ये डेरिवेशन समझ आई है अच्छी बात है, अगर नहीं आई है समझ, बिलीव में और भी अच्छी बात है। हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना गर्ज है कि जब रॉड सीरीज में हो तो रेजिस्टेंस आ जाएगी टोटल R1 प्लस R2। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे L के इक्विवेलेंट भी बोलते हैं कभी कभी निकालने को। ज़रा ये R इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हो? L1 प्लस L2 टोटल लेंथ अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू एरिया। R1 को कैसे लिख सकते हो? L1 अपॉन K1A। L2 को कैसे लिख सकते हो? L2 अपॉन K2A। R2 को है ना, A और A कैंसिल, तो ये बन जाएगा ना L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज L1 बाई K1
L2/K2, इस इक्वेशन से K इक्वलेंट निकाल लो, ठीक है। बाद में मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। तुमको ये समझ आया सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मसला है, ठीक है ना। ओके, इसे कॉपी कर लो, मैं तब तक एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इस पर। ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ज़रा थोड़ा फोकस्ड होके ध्यान मेरी तरफ, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल है, आप लोग पहले पढ़ लो अच्छे से। ये बोल रहा है अपने पास 2 रॉड्स हैं जिनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। अब देखो, एक की लेंथ है 2L, दूसरे की लेंथ है L। एक का कंडक्टिविटी है K, दूसरे का थर्मल कंडक्टिविटी है क्या है यहाँ पे 2K, ठीक है। एक का एरिया A है, दूसरे का भी एरिया A है। क्वेश्चन कह रहा है L/K को 1 ले लीजिएगा आप, जहाँ जहाँ कहीं पे वो L/K आए उसको 1 ले लेना आप। फिर पूछ रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द R इक्वलेंट, K इक्वलेंट, रेट ऑफ हीट फ्लो, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। अरे बाप रे, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, बट तुम्हें पता है, तुम्हें डरना नहीं है। क्या ये दोनों सीरीज़ में हैं? बिल्कुल। तो R इक्वलेंट निकाल लो पहले, क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू क्या आएगा सर, लेंथ अपॉन KA, और R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, लेंथ अपॉन K का वैल्यू है 2K इंटू A। देखो पहले में 2 ऐसे रखो, L/K को क्या लिखोगे 1, प्लस दूसरे में 1/2 ऐसे ही लिख लो, L/K को क्या लिख लोगे 1। आंसर इज 2 2 और 4 5/2 यानी 2.5, है ना। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, K इक्वलेंट। K इक्वलेंट मैंने कैसे बताया निकालने को, शॉर्टकट में अभी भी बोला ना मैंने कैसे। R इक्वलेंट के बदले क्या लिखोगे, अच्छा ठीक है एक मिनट, R इक्वलेंट आया ना बराबर R1 प्लस R2। तो R इक्वलेंट को क्या लिखोगे, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज 12 प्लस L, कितना 3L, अपॉन K इक्वलेंट इंटू एरिया। R1 क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा ना, देखो R1 इज 2L अपॉन K, R2 इज L अपॉन 2K, है ना। तो ए कैंसल, L कैंसल, 3/K इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये आएगा ना 2/K और ये आ जाएगा 1/2K। थोड़ा सॉल्व करोगे तो K इक्वलेंट का वैल्यू तुमको मिल जाएगा 6K/5। ये नॉर्मल मेथड है, बट अपने पास एक मेंटोस मेथड भी है, शॉर्टकट भी है। उसको कैसे निपटाओगे डायरेक्टली मैं बताता हूँ। देखो K इक्वलेंट के लिए एक शॉर्टकट है। K इक्वलेंट होता है समेशन ऑफ Li, सारी लेंथस का सम, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Li/Ki। सर समझाइए थोड़ा, मतलब क्या है। देखो K इक्वलेंट के फॉर्मूला, Li का समेशन, सारी लेंथस का सम, एक की लेंथ है 12, दूसरे की लेंथ है L, डिवाइडेड बाय L/K का रेशो। पहले वाले में L/K क्या है, L इज 12 अपॉन K, तो पहले वाले में 12 अपॉन K, प्लस दूसरे वाले में L/K का रेशो L/2K, है ना। तो L/2K, ठीक। तो यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, ये आएगा 6/5K। सो मोस्ट ऑफ द पीपल से सर वी लाइक दिस शॉर्टकट, ये आसान है, ठीक है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है इसमें, तीसरा पार्ट कह रहा है सर रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब करंट। हमने कहा भाई साहब करंट तो यहाँ से यहाँ जाएगी, सपोज आई, व्हाट इज दैट करंट, टोटल करंट, दैट इज 100, टेम्परेचर डिफरेंस इधर 0, टेम्परेचर इज 100 माइनस 0, टेम्परेचर डिफरेंस, current is temperature difference is 100 minus 0 divide by net resistance, 100 minus 0 अपॉन नेट रेजिस्टेंस जो हमने निकाला है 2.5 है, तो 100 अपॉन 2.5, ठीक है। तो बेटा ये निकाल लेना 40 जूल पर सेकेंड। द लास्ट पार्ट सर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, बना लो इसे। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 12 K और A, है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 12 अपॉन K, 12 अपॉन K मतलब 2, यहाँ पे है L 2K A, यहाँ पे L अपॉन 2K A यानी 1/2, ठीक है। तो करंट यहाँ जा रही है I1, यहाँ जा रही है I2, मैं KCL लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा I1 प्लस I2 इज़ 0, I1 इज़ T माइनस 100 अपॉन 2, प्लस वो आ जाएगा T माइनस 0 अपॉन 1/2, दैट इज़ 0। T का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्या तुम ऐसा सवाल कर लोगे? पक्का 100% बिना किसी डाउट के, ठीक है। मैं होमवर्क दूं फिर, ये लो भाई तुम्हारा होमवर्क, इसे थोड़ा आप बैठ के सॉल्व करेंगे, निपटाएंगे। क्या मैं आंसर बोलूं ताकि तुम कॉपी ना फिर वेरीफाई कर सको? पक्का। R इक्वेलेंट आया है मेरा 3, K इक्वेलेंट आया है मेरा सॉल्व करके 4/3K,
यही आना चाहिए। हाँ, रेट ऑफ हीट फ्लो आया है मेरा 100/3 और टेम्परेचर ऑफ जंक्शन जो है मेरा आया है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन दो जगह पे ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तुम्हें पता है तुम्हें KCL पहले यहाँ लगाना है और फिर यहाँ लगाना है, यहाँ के लिए भी इक्वेशन लिखनी है, यहाँ के लिए भी इक्वेशन लिखनी है। तो T1 मेरे को आया है इसमें 200/3 है ना डिग्री सेल्सियस, और T2 मुझे आया है 100/3 डिग्री सेल्सियस। तुम समझ गए ना प्रोसीजर, पहले यहाँ लगाना KCL, इतना वाला पार्ट बनाना है, उस पर KCL लगा, वहाँ आएगा T1 माइनस T2 की इक्वेशन, फिर इतने वाले पोर्शन में लगाना है KCL फिर से, इस वाले पोर्शन में, सॉरी इस वाले पोर्शन में, यानी इस जंक्शन पे। पहले आप बनाओगे KCL इस जंक्शन पे, फिर बनाओगे इस जंक्शन पे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, ठीक। नहीं आया तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है। ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, बेसिकली करना क्या है, थोड़ा ध्यान दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ पे आप मान लो तुम्हारे पास एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1, यहाँ पे दूसरा सोर्स सिंक है जिसका टेम्परेचर है T2, यहाँ से यहाँ एक रॉड लगाई है ऐसे करके, और सर यहाँ से यहाँ एक और रॉड लगाई है दूसरी वाली, ठीक। अब मुझे बताइए T1 ज़्यादा है T2 से, हाँ ठीक है ना। इस साइड पे करंट बहेगी I1 अलग करंट, इस साइड पे करंट बहेगी I2। नेट करंट जो इधर से आ रही थी ना वो थी I, है ना। इन दो रॉड्स में क्या चीज़ सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस। ज़रा पहले वाले रॉड में बताओ टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, दूसरे वाली रॉड में T1 माइनस T2। टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। तो जब रॉड्स को ऐसे कनेक्ट करा जाए कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है मगर करंट डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी ये दोनों रॉड्स पैरेलल में होते हैं। एम आई क्लियर, पक्का। यहाँ पे एरिया मान लो A1 क्रॉस सेक्शनल, यहाँ पे मान लो A2, इसका मान लो K1 कंडक्टिविटी, इसका K2, इसका R1, इसका R2। अब बताओ माय डियर क्या आ जाएगा। I1 करंट किसके बराबर आएगी, I1 आएगी करंट T1 माइनस T2 अपॉन R1। I2 करंट क्या आ जाएगी T1 माइनस T2 अपॉन R2। अगर मैं I1/I2 को लिख लूँगा, I1/I2 जो कि मतलब रेशो की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो नहीं आ जाएगा R2/R1, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या मैं I1 करंट को ऐसे लिख सकता हूँ, I1 इज सीधा R2 अपॉन नेट R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। I2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट। ये क्या कर दिया आपने, हैं सर, ये क्या कर रहे हो, सर के ऊपर से जा रहा है क्या। अगर ये R1 है ये R2, इसमें करंट निकालनी है ना I1, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें इसमें करंट निकालनी है, रूल क्या है ध्यान से सुनना, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टर देख लो R2 है ना, अपॉन टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। अगर I2 निकालना है, I2 पता क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टर R1 अपॉन टोटल R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट। आ रहा है समझ, ऐसे ही है, ये रेशो रूल है, ये याद रखना है। और यहाँ पे तुम्हें बताऊँ R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बता रहा हूँ, 1/R इक्वलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जैसा तुमने पढ़ा है रेजिस्टर्स में, दैट इज R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये 1000 बार रिपीट हो चुका होगा, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस यही है। और अगर मैं तुम्हें नेट कंडक्टिविटी निकालने की ट्रिक बताऊं तो ये है KIAI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI। अगर दो ही रॉड्स हैं ना, एक ही कंडक्टिविटी K1 एक ही कंडक्टिविटी K2 पैरेलल में है, तो K इक्वलेंट डायरेक्ट लिखा करो आप, K1 A1 K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। आया समझ, ये है क्लियर ना। अरे भाई दिक्कत ही क्या है, सीधी सी तो बात है, सिंपल है। क्वेश्चंस लें, बिल्कुल क्वेश्चन से ही तो क्लैरिटी है। ये देखो हमारे पास ये सवाल है, दो रॉड्स हैं पैरेलल में हैं,
आपको निकालने हैं वही सारे पैरामीटर जो अभी आपने निकाले। एक सेकंड, हाँ तो निकालो ज़रा। पहला पार्ट क्या चाहिए, आर इक्वलेंट। अभी तुम्हें बोला 1/r इक्वलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2। पहले r1 लिख लेते हैं। r1 क्या आ जाएगा, L/K। L/K को 1 लेना है, दिया गया है। r2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, L/2Ka, वो आ जाएगा ना 1/2 यानी 0.5। तो मैं r इक्वलेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/r इक्वलेंट इज 1/1 प्लस 1/0.5। थोड़ा सा मैथ्स सॉल्व करो, 0.3 ओम आ जाएगा। पहला पार्ट डन है, 101%। दूसरा के इक्वलेंट, क्या बोला मैंने अभी अभी, दो रॉड्स हैं तो K1 A1 K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। K1 का वैल्यू K, A1 का वैल्यू A, K2 का वैल्यू 2K, एरिया इज A अपॉन A प्लस A। तो माय डियर K इक्वलेंट का वैल्यू आ जाएगा 3/2K। क्लियर। तीसरा क्या बोल रहा है, नेट हीट फ्लो। नेट हीट फ्लो किसके बराबर होता है, T1 माइनस T2 अपॉन R इक्वलेंट। T1 क्या है यहाँ पे 100 माइनस 0 अपॉन R इक्वलेंट क्या आया है 0.3, तो 1000/3 जूल्स पर सेकंड इज द नेट करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ज़रा मुझे बताना आप। नेट करंट का वैल्यू T1 माइनस T2 100 माइनस 0 अपॉन R इक्वलेंट इज 0.3/10। ठीक है ना, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक 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 ठीक। सही है क्या, ज़रा चेक करते हैं। T1 माइनस T2, T1 क्या आ रहा है यहाँ पे 100, T2 क्या आ रहा है, दैट इज 0। ओके, R इक्वलेंट क्या आ रहा है 0.3, 1000/3। सर ऐसे तो सही लग रहा है, हैं? ऐसे कर सकते हैं। नेट आ जाएगा ना I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू देखिए तो 100 माइनस 0 अपॉन R1, R1 इज 1। दूसरा 100 माइनस 0 अपॉन R2 इज 0.5। 100 प्लस 200 ना 300 जूल पर सेकंड। हाँ ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे गलत किया हमने, सॉरी ऐसे है। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके 300 जूल्स पर सेकंड। अच्छा उसके बाद क्या पूछ रहा है, हीट फ्लो फ्रॉम ईच रॉड, वो तो समझ आ गया ना। पहली वाली रॉड से 100 जा रहा है, दूसरी वाली रॉड से 200 जा रहा है, नेट हो गया 300। मैं क्वेश्चन दूँ होमवर्क के लिए, क्या तुम ये सवाल निपटा पाओगे? ज़रा वीडियो को पॉज करो, इधर ही निपटाओ। यहाँ से नेट करंट दे रखी है 80 जूल पर सेकंड, R1/R2 का रेशो दे रखा है, I1 निकालना है। रेशो रूल है ना, I1 किसके बराबर निकलेगा? सर इसमें बह रही है करंट I1, इसमें बह रही है I2। I1 आ जाएगा बराबर अपोजिट वाला रजिस्टर R2 अपॉन नेट R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट। R2 का वैल्यू सर, R2 का वैल्यू सर नहीं पता है। R2 ऐसे ही। R1 का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, 3/5 ऑफ R2 प्लस R2 इंटू नेट करंट इज 80। सॉल्व कर लो, कैंसिलेशन हो जाएगी ना इसकी। तो जो नेट करंट का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा अपने पास बेटा, वो आ जाएगा ना अपने पास 50, है ना। एंड इसी तरह से दूसरा रेशो रूल लगा के I2 निकाल लो। मुझे लगता है तुम्हें आएगा, है ना। कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं तुमको, जिन लोगों ने 12th पढ़ा उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए एक चीज़। जैसे मान लो अगर मेरे पास इस तरह से कोई सिस्टम है, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे एक टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2। मान लो सब की रेजिस्टेंस R ही है। मुझसे पूछा व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो मैं पहले A और B को बना लूँगा। A और B के बीच में सिंगल रॉड है जिसकी रेजिस्टेंस है R, बाकी वो सब सीरीज़ में है। 5 हुए ना वो सीरीज़ में, एक जैसे 5, तो 5R। नेट क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा 5R इंटू R अपॉन 5R प्लस R, 5/6R। सही। अगर मुझसे ऐसे नहीं पूछता, अगर मुझसे बोलता नहीं इन दो पॉइंट्स के बीच में नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है A और ये B,
इन दो पॉइंट्स के बीच में बताइए रेजिस्टेंस। तो आप क्या करते, आप बना लेते ए और बना लेते बी। ए और बी के बीच में 2 वायर्स कनेक्टेड हैं, 2R रेजिस्टेंस, बाकी वो 4 है ना, तो 4R। क्या आ जाता आर इक्वलेंट 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R, है ना। तो आ जाता 8R स्क्वायर अपॉन 6R, तो 4/3R आ जाता। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस निकालनी होगी ना, इट हैज़ टू बी फाइंड आउट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, आंसर तो सही है। चलिए आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, वैसे चाहो तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा अगर आप वीडियो को पॉज करके सोचेंगे तो इट विल बी ग्रेट। सोचो मेरे पास ये इस तरह से है, एक आई डोंट नो कंडक्टर है इस तरह से, ये पता नहीं क्या लिखा है, इसको छोड़ो, कंडक्टर है। जब थर्मल कंडक्टिविटी इज सेम एवरीवेयर, ओके, सो के इज सेम, इट्स एवरीवेयर सेम, एंड रॉड इज इन स्टेडी स्टेट, ओके, समझ गया मैं। क्या करना है, कंपेयर डी क्यू बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, पहले कंपेयर करना है डी क्यू बाई डी टी, मतलब ए पॉइंट पर इस क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा डी क्यू बाई डी टी होगा कि इसमें। डी क्यू बाई डी टी क्या है, करंट। भाई जब रॉड स्टेडी स्टेट में है तो करंट तो सेम होगा ना एवरीवेयर, तो डी क्यू बाई डी टी एट ए इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एट बी। उसमें क्या है सर, करंट एट ए इज इक्वल टू करंट एट बी, जाहिर सी तो बात है। वाह, कितनी क्लैरिटी है चीज़ों में, है ना। ठीक, दूसरी बात मुझे बताइए डी टी बाई डी एक्स। अच्छा देखो, डी क्यू बाई डी टी हमें पता है, डी क्यू बाई डी टी हम निकाल चुके हैं। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी, फोरियर थ्योरम है ना, क्या है वो, दैट इज के ए डी टी बाई डी एक्स। ये तो करंट है, तो सेम है हर जगह पे। डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, करंट अपॉन के इंटू ए। करंट भी सेम है, के भी सेम है, तो डी टी बाई डी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, जहाँ एरिया कम है वहाँ डी टी बाई डी एक्स ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है तो डी टी बाई डी एक्स ज़्यादा है, तो डी टी बाई डी एक्स एट पॉइंट ए इज मोर देन डी टी बाई डी एक्स एट पॉइंट बी। समझ पा रहे हो। ठीक है, तीसरा क्या है, ड्रॉ द टी एक्स ग्राफ। देखो उसमें मसला नहीं, वो शायद मैंने पहले वाले सवाल में भी किया था। टी एक्स जब शुरू में समझाया था, पहले एक साइड से टेम्परेचर मान लो T1, दूसरी साइड से टेम्परेचर मान लो T2। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, लेट मी बी वेरी क्लियर। वाई, क्योंकि सर एरिया थोड़ी कांस्टेंट है। अरे एरिया भी तो चेंज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर घटेगा, इस एंड पे ज़्यादा होगा, इस एंड पे कम होगा, लेकिन नॉन लीनियरली घटेगा, इसीलिए ये सवाल दिया गया। अगर एरिया कांस्टेंट होता ना तो लीनियरली घट जाता। आया समझ। ठीक है, नेक्स्ट। ये सवाल एक फंडामेंटल थिंकिंग को ना जो है वो टारगेट करता है, ध्यान से सुनना। इस सवाल में आपके पास एक क्यूबॉइड है, ये इसे कहा गया है साइड 1, इसे कहा गया है 2, इसे 3, इसे 4, आगे जो साइड है ना फ्रंट वाला 6 और पीछे जो साइड है 5। आपसे बोला है रेजिस्टेंस लिखिए बिटवीन 1 एंड 2, रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। जैसे मैंने अभी बोला रेजिस्टेंस क्या होती है, एल अपॉन के। एल क्या है, के क्या है और ए क्या है। ए वो क्रॉस सेक्शन है जिसके परपेंडिकुलर हीट है, नहीं आया, जिसके परपेंडिकुलर हीट है। अगर 1 से 2 तक देखेंगे ना, हीट ऐसे फ्लो कर रही है ना, किस साइड के परपेंडिकुलर हीट है, इस वाले साइड के या फिर इस वाले साइड के, है ना। तो हमें एरिया इसी का लिखना है। एरिया क्या लिखूंगा मैं, इसका एरिया आएगा सर, देखो इसका ये है ए, ये है बी, तो एरिया आ जाएगा ए इंटू बी, कंडक्टिविटी इसकी। और एल पता है क्या है, जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट बह रही है, ये किस लेंथ के अलॉन्ग बह रही है, इस लेंथ के अलॉन्ग, और ये लेंथ कितनी है, सी। आया समझ। अब मुझे बताइए व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4, 3 और 4 कौन सा है, 3 और 4, 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 ये वाला किस लेंथ के अलॉन्ग बह रही, इस लेंथ के अलॉन्ग, वो क्या है, बी अपॉन के। किस साइड के परपेंडिकुलर, इस साइड के परपेंडिकुलर, व्हाट इज दैट, ए इंटू सी। क्या तुम मुझे बोल सकते हो 5, 6 के बीच का रेजिस्टेंस, फ्रंट और बैक वाले साइड का। फ्रंट और बैक साइड का लेंथ, जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट बह रहा है वो है ए अपॉन के बी सी। आ रहा है समझ क्या, 100% ना, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कुछ क्वेश्चंस और,
बिल्कुल करते हैं। अरे आप बोले और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ फैंटास्टिक सवाल और ले लेते हैं। मैं कवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर कोई टाइप कवर हो जाए, बाकी कोई मसला नहीं, ठीक है। आप समझदार लोग हैं, आप तो कर ही लोगे सॉल्व। मैं ऐसे बोलूँ, सपोज़ अपने पास सवाल एक है, इस तरह से एक रॉड है, ठीक। एक और रॉड ले लेते हैं इस तरह से। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं जाएगा ये। सेकंड एक रॉड बना लेते हैं ऐसे करके, दूसरी वाली रॉड है ये, ठीक है। और यहाँ से एक और तीसरी वाली रॉड है। वैसे ये सवाल बहुत फेमस होता है, आपको आ जाएगा। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये कॉपर से बना है। ये वाला जो है ना, ये ब्रास से बना है। और ये वाला जो है ना, ये स्टील से बना है। इस वाले की लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर, समझिएगा। इस वाले की लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर, क्लियर। इस वाले की लेंथ दी गई है 46 सेंटीमीटर। मुझे बोला गया यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है सर। और मुझे एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन इज सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। मुझे बोलना है व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, जंक्शन का टेम्परेचर, है ना आसान। बोल रहे हैं सर आपको तो हर कोई चीज़ आसान लगती है। ज़रा यहाँ से देखो, रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ से सपोज R2 है, यहाँ से R3 है। R1 बता सकते हो मुझे? लेंथ अपॉन के कंडक्टिविटी है, वो दिया क्या है सवाल में क्या? नहीं, अरे बाप रे, कंडक्टिविटी कैसे मिस हो गया। चलो लिख लेता हूँ। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर गिवन है 0.92, कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास गिवन है 0.2, कंडक्टिविटी ऑफ स्टील गिवन है 0.12, ओके। अपॉन L अपॉन के कॉपर का 0.92 इंटू ए इज 1 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर है ना, ठीक है। R2 क्या है? R2 इज 13 लेंथ अपॉन के इज 0.2, ए इज 10⁻⁻⁴, R3 दैट इज L 12 अपॉन के 0.12, एरिया इज 10⁻⁴। फिर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, बोल रहे हैं सर आप तकलीफ क्यों कर रहे हो? टेम्परेचर ऑफ जंक्शन हम खुद निकाल लेंगे। अच्छा कैसे भाई? ये है सर, जंक्शन का टेम्परेचर ही तो पूछा है। इस टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सर मान लो इधर ही सबसे ज़्यादा है, I1 I2 I3, तो सर I1 प्लस I2 प्लस I3 कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। I1 का वैल्यू सर T-100 अपॉन रेजिस्टेंस R1, I2 का वैल्यू सर T-0 अपॉन रेजिस्टेंस R3, I3 का वैल्यू T-0 अपॉन रेजिस्टेंस R3, दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आप टेम्परेचर निकालेंगे। देखो मेरा मकसद ये नहीं कैलकुलेट करके मैं निकालूँ, मेरा मकसद है आपको आइडिया देना। आ गया ना भाई? सो ट्राई, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ट्राई करो भाई। नहीं आया तो क्या दिक्कत है, हम बैठे, मसला ही नहीं है कोई, ठीक। आगे बढ़े? पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। एक कंसेप्ट है बड़ा ज़रूरी है, वो मैं बता रहा हूँ। यह है फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द लेक्स। तुमने कभी देखा है लेक्स जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, लेक ही बोलते हैं ना, हाँ लेक, उसकी सिर्फ अपर सरफेस जमती है, बाकी नीचे वाला पानी नहीं जमता। सो देयर आर 2 रीजंस व्हाई द लेक फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेक क्यों टॉप से बॉटम ही फ्रीज करता है? पहले टॉप लेयर फ्रीज करते हैं, फिर बॉटम वाली लेयर्स। देखो अपर सरफेस, इसका रीज़न पहला है कि अपर सरफेस ही होती है जो कांटेक्ट में होती है कोल्ड एनवायरनमेंट के, ठीक है ना। और उस वजह से क्या होता है, वही लेयर सबसे पहले फ्रीज होती है। अच्छा सोच लो ऊपर वाली लेयर फ्रीज हो गई है, ठीक, तो सर वो लेयर नीचे क्यों नहीं डूब जाती? क्योंकि बेटा डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर एंड फ्लूइड डायनेमिक्स सेज, आर्चिमेडियस प्रिंसिपल सेज दैट ये फ्रीज होगी लेकिन डूबेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कम है ना इसकी वाटर से। जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो डूबती थोड़ी है। सो बॉटम ऑफ द लेक फ्रीज नहीं होता, ठीक है। मतलब ऐसे सोचो ना, अगर ये टॉप है, ठीक है, टॉप है
लेक का, और ये है बॉटम। ये लेयर अब जम चुकी है, सपोज समझ लो ये लेयर जम चुकी है। बाहर सपोज टेम्परेचर है माइनस में, ये लेयर जम चुकी है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री, और सबसे नीचे जो पानी होगा ना उसकी डेंसिटी होगी 4 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री। तो नीचे वाली लेयर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना बाकी वाटर की वजह से, तो वहाँ पे डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम है, इसलिए 4 डिग्री का टेम्परेचर है। तो सोच पा रहे हो, बाहर जमा हुआ है भाई, बाहर कोल्ड है, लेकिन अंदर देखो पानी के अंदर 4 डिग्री का टेम्परेचर है। देख पा रहे हो? तुमको क्या लगता है रियलिटी में फिशेस जो होती हैं विंटर में, सर उनका क्या हाल होता होगा? वो तो फ्रीज हो रही होंगी अंदर। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जो अंदर फिशेस हैं ना, दे आर एंजॉइंग द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो हम गरीब लोग हैं जो बाहर सर्दी से फ्रीज हो रहे हैं। कुदरत ने देखो निज़ाम कैसा रखा हुआ है, नेचर ने देखो क्या सेटअप कर रखा है कि अपर लेयर तो जम जाती है 0 डिग्री पे, लेकिन सबसे नीचे पे टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। आप बोलेंगे सर नहीं नहीं, आपको पता है हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी ना, तो फिर ये हीट एस्केप करेगी नहीं। नियम देखो कुदरत का, ये आइस होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नीचे से ऊपर हीट फ्लो करती है लेकिन इसके थ्रू नहीं जा पाती, हीट हमेशा ट्रैप रहती है। तो तुमको पता है विंटर में ये जो अपर लेयर फ्रीज हो जाती है ना लेक्स की, ये एक गुड थिंग है, एक बेस्ट चीज़ है ताकि एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सके। तुम समझ आ रहे? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, तो हमें इसी पे सवाल पूछेंगे भाई, ज़्यादा मसला नहीं है, छोटे छोटे सवाल है। ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। एक लेक है जो बाहर का टेम्परेचर जब हमने देखा तो बाहर का टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी ठंड चल रही है बाहर, तो -12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब उस -12 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की वजह से लेयर जम चुकी है, बर्फ़ की बाहरी वाली लेयर, मतलब लेक की बाहरी वाली लेयर जम चुकी है, ठीक है। अब जमने की वजह से क्या हो रहा है? आपका सवाल क्या है? सवाल आप समझिएगा, सवाल ये है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइस की जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी ऑफ आइस, ऐसा गिवन है सवाल में, दैट इज़ वाटर की कंडक्टिविटी बाई 2, यहाँ 4 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताइए कितनी लेयर फ्रीज होगी, आपको ये एक्स निकालना है। सोचो कि इतनी लेयर पानी की फ्रीज हो चुकी है, ये वाली लेयर, दिस इज द आइस फ्रोजन, डेप्थ अप टू विच द आइस फ्रीजेस, दैट्स एक्स। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री और नीचे क्या है 4 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, ज़रा दिमाग लगाओ अपना और सोचो, मुझे बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी? आपको नहीं लगता ये वाली लेयर और ये वाली लेयर दोनों सीरीज में है? सर क्या बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि करंट सेम है भाई, दोनों सीरीज में, हीट करंट सेम ही है ना। देख रहे हो यूज क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, जो करंट यहाँ है I1 और जो करंट यहाँ है I2 वो बराबर होंगी, क्योंकि ये जंक्शन है, ये करंट है टुवर्ड्स द जंक्शन, ये करंट है अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो एज पर KCL, करंट I1 इज इक्वल टू करंट I2। I1 बताओ, यहाँ टेम्परेचर 4, यहाँ 0, 4 - 0 है ना, अपॉन रेजिस्टेंस। सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, अपॉन रेजिस्टेंस लिख रहा हूं ना मैं। रेजिस्टेंस क्या है? L। इस लेयर की L क्या है? H - x। इस लेयर का L क्या है? H - x। L अपॉन K, K क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंटू एरिया, एरिया इज A, इज इक्वल टू उसमें उस लेयर का टेम्परेचर 0 से -12, 0 माइनस ऑफ -12 अपॉन लेंथ क्या x और K ऑफ आइस इंटू A, है ना। तो ये बन जाएगा ना A और A कैंसल, ये बन जाएगा 4 अपॉन H - x इंटू KW इज इक्वल टू 12 अपॉन x इंटू K आइस। वाटर का कंडक्टिविटी, आइस का कंडक्टिविटी गिवन है, आइस का कंडक्टिविटी वाटर से आधा है, आइस का कंडक्टिविटी वाटर से आधा है, KW/2, KW कैंसिल, तो यहाँ से x निकाल लो, 3H/5। इतना लेयर जो है पानी का जम चुका है, एकदम सन्नाटा है। क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल। अब देखो दूसरा सवाल है इसी,
क्वेश्चन पढ़ लो। इन कोल्ड विंटर द टेम्परेचर इज, बाहर का टेम्परेचर जो है ना वो -θ है, एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। आपसे सवाल ने पूछा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द वाटर टू फ्रीज, वाटर को कितना टाइम लगेगा फ्रीज होने में, पूरे वाटर को। हाँ ठीक है भाई, करते हैं वैसे। ठीक है, आप थक तो नहीं गए? देखो मैं नहीं थका, आप बताओ। पहली बात मुझे ज़रा बताओ कितनी करंट जा रही होगी यहाँ से यहाँ, कितनी करंट जा रही होगी यहाँ से यहाँ। एक काम करो, वैसे नहीं करते, ऐसे करते, कितनी हीट लीव कर रही होगी सरफेस को, यहाँ से कितनी हीट लीव कर रही होगी। हीट, मैं क्या पूछ रहा हूँ, हीट एस्केपिंग फ्रॉम वाटर इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ जो पानी कांटेक्ट में है ना उसमें से कितनी हीट जा रही होगी बाहर। dQ/dt इज, यहाँ 0 है, बाहर -θ है, 0 -θ अपॉन x/KA, तो यह आ जाएगा θ/KA/x। तो जो हीट निकल रही है ना उससे, वो इससे ऐसे लिख सकते हैं θ/KA/x इंटू dt। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, नाउ ये जो हीट निकल रही है ना यहाँ से इस लेयर से, इसी की वजह से तो ये जम रहा है ना, कितनी हीट निकल रही है dQ, और उसी वजह से ये x लेयर जम रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ dQ इज इक्वल टू लेयर जो जम रही है उसका मास dm इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। तो dQ को कैसे लिख सकता हूँ, डेंसिटी एरिया, dm को डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dx, साथ में है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, देखो इतनी हीट लीव कर रही है और यही वो हीट है जिसकी वजह से लेयर जम रही है, तो दोनों बराबर है ना। θ/KA/x dt ρA LF dx, तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं, θ/A dt ρA, यहाँ आ जाएगा LF x dx। ठीक है, तो स्मॉल लेयर जमी है dx इन द स्मॉल टाइम dt, टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। वेरी गुड, तो यहाँ से क्यू नहीं, क्यू थोड़ी है ये, थीटा ए बाहर, रूह बाहर, ए बाहर, LF बाहर, ए को क्यों लेके जा रहा हूँ, ए और ए कैंसिल करते हैं ना, थीटा अपॉन रूह LF के कहाँ से कहाँ, 0 से t टाइम लगा है और कितनी लेयर जमी है 0 से x, तो यहाँ पे t इट विल बी x²/2 है ना। तो t क्या आ जाएगा, रूह LF अपॉन 2k थीटा इंटू x²। तो अगर इस लेयर को जमने में टाइम लगा है t, कितनी लेयर जमी है, x की लेयर है ना। एक मिनट, एक बात बताओ, तो क्या टाइम जो लगता है लेयर को जमने में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x², x का मतलब क्या है, उस लेयर की थिकनेस। सोचो अगर एक लेयर जमी है उसकी थिकनेस है x1 t1 टाइम में, अब बताओ दूसरी लेयर जो जमने वाली है उसकी थिकनेस है x2, उसको कितना टाइम लगेगा t2। तो व्हाट इज द टोटल टाइम जिसमें ये लेयर जो है ना वो जम चुकी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2² माइनस x1²। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है। सो व्हाट इज द टाइम टेकन टू डबल ट्रिपल द थिकनेस, डबल या ट्रिपल करने में थिकनेस, टाइम t1 t2 t3। पहले तो इस टाइम में लेयर जम रही है x, फिर एक और x जम रहा है, फिर एक और x जम रहा है, तो इसको इसका रेशो आता है 1:4:9, स्क्वायर वाली डिपेंडेंस है ना। ओके, एम आई क्लियर। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंडक्शन वाला पोर्शन। आई नो थोड़ा लेंथी था, बट आप इतना भरोसा होता है कि संभाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंडक्शन का पूरा लेक्चर है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वही मिलते हैं बेटा हम लोग अगली क्लास में। रेडिएशन फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल हम थर्मोडाइनमिक्स के बाकी पार्ट्स कवर करेंगे। अब आपका यहाँ से थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट हो गया, रियल जो थर्मोडाइनमिक्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अच्छा, कन्वेक्शन आप खुद से पढ़ लेंगे। हाँ, कन्वेक्शन में सिर्फ थियरी है, थोड़ा बहुत वो एप्लीकेशंस वो जियोग्राफी में भी पढ़ाते हैं 9th-10th में, तो वो एप्लीकेशंस आपको पढ़ लेना। नहीं समझ आया तो मुझे बता देना। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड।